और सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई में ले चलते हैं। इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े। सभापति पद आइटम नंबर 2 जितिन प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के स्तरों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री राम। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पद सभापति। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके अनुमति की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर श्री एसपी सिंह बघेल। आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पद सदन के पटल पर रखता हूं। 6 श्री बीएल वर्मा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर प्रमुख अंकित पत्र सभापति पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 बंडी संजय कुमार। मैं आज की पुनः कार्यसूची में क्रम संख्या 7 समूह लिखित दस्तावेज सभापति पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी। So, with your permission, the table of the House, paper mentioned against my name at serial number 8 of the files as per today's revised list of business. आइटम नंबर 9 श्रीमती के कनीमोजी। आप सदन के पटल श्री राव राजेंद्र सिंह जी हो जाता है। आइटम नंबर 10 आप रखना चाहते हैं, आप रख दें। आदरणीय अध्यक्ष राव साहब रख लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपना यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I make a statement. The status of implementation of the recommendations contained in the 195th report, the Standing Committee on Commerce on demand for grants 26-27 and pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce. माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences Guwahati, vice Shri Pradyut Bordoloi, resignation from Lok Sabha, with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026।
माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? 1 मिनट में बोल लूं, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। Speaker sir, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया, 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits, you cannot change the record. So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. But the list is okay. 2010. Okay, if that satisfies. Oh, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010. B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. Tamil Nadu Public Service Commission. I can go on till you are satiated. 2009 West Bengal Joint Entrance Exam. So therefore, it was realized by this government that we need to have an exclusive legislation. उसी पर आ रहे हैं, I am following a chronology. Unfortunately, the chronology starts from the earlier times. और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में 4 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल। और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और इसलिए for the first time in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और basic objectives, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले, जैसे मैंने कहा, there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को, it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बिल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप
इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota isme, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. जो subsection 1 of section 10 था, उसमें था कि any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. आज ये जो amendment लाया जा रहा है, इसके तहत the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of subsection 2 of section 10, इसमें था कि service provider. Now, who is service provider? Service provider, also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी. देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है. इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम conducting any exam for the next 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है. So any service provider found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. इसी तरह subsection 3 of section 10, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे, इवन दे विल नॉट बी स्पेयर्ड. कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है. सो दिस एक्ट सीक्स टू इंक्लूड ऑल involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. तो senior direct management persons or director के लिए the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years, and the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I'm not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab. It is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, to ensure speedy justice, we will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. और
चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, बिकॉज दिस बिल एंड द अर्लियर बिल ऑल्सो एंटाइटल्स द गवर्नमेंट और द authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police RC is conducting. उनके लिए section 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. So I think this is one of the most important components incorporated in this amendment.